आज की क्लास में हम डाउट सेशन पर बात करेंगे। बहुत सारे लेक्चर्स और बहुत सारी क्लासों के बाद पढ़ने के बाद बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट आते हैं और कमेंट के माध्यम से वो पूछते हैं कि सर ये क्या है, ये कैसे है, ये समझ में नहीं आया। तो आपसे मैं एक छोटा सा डाउट सेशन लूँगा और उस डाउट सेशन में मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा है कि सर जो सदस्य होते हैं किसी भी आयोग में, अब देखो जिन लोगों ने वीडियो डिटेल वाले नहीं देखे हैं उनको पहले डिटेल्ड वीडियो देखने होंगे लेक्चर्स के माध्यम से, उसके बाद ये सारी चीजें समझ में आएंगी क्योंकि मैं डायरेक्टली उठाऊंगा। तो उन्होंने पूछा था एक स्टूडेंट ने कि आयोग जो होता है उसमें कुछ सदस्य होते हैं और उन पर एक अध्यक्ष होता है। उन पर क्या होता है भैया? एक अध्यक्ष होता है। तो ये जो सदस्य है यही अध्यक्ष बनता है कि कोई और अध्यक्ष बनता है? तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई नियम नहीं है कि सदस्य ही अध्यक्ष बनेगा या फिर सदस्य अध्यक्ष नहीं बन सकता, ठीक है। ये पूरा और पूरा डिपेंड किस पे करेगा? ये पूरा डिपेंड करेगा हमारी गवर्नमेंट पर। जो गवर्नमेंट वर्तमान में बहुमत में है वो गवर्नमेंट जिसे चाहे उसे अध्यक्ष बना सकती है ना। बेसिकली होता क्या है कि सदस्य ही अध्यक्ष बनता है। इसका एक रीजन समझिए। सदस्य जो होता है इसके नीचे कई सालों से काम कर रहा होता है, काम कर रहा होता है और बहुत सालों तक काम करने से इसको एक अच्छा अनुभव मिल जाता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। जब अच्छा अनुभव मिल जाता है तो इसी को क्या कर दिया जाता है? इसी को प्रमोशन कर दिया जाता है अध्यक्ष के पद पर। बात समझ में आई? जैसे आपने चुनाव आयोग में देखा होगा, कई बार जितने भी चुनाव आयोग हैं उसमें जो सदस्य होते हैं वही क्या है? अध्यक्ष या मुख्य चुनाव आयुक्त तो बन जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि कोई एडवांस पढ़ा लिखा व्यक्ति इस डिपार्टमेंट की जानकारी रखता है, इस विषय या डिपार्टमेंट के जो भी जानकारी है उनका कोई बड़ा ज्ञाता है, तो उसको डायरेक्ट अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे आपने देखा होगा थाना में कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल होता है, उसके बाद एएसआई होता है, उसके बाद एसआई होता है, उसके बाद टीआई होता है। ये हम थाने की बात कर रहे हैं, इस पे आपको समझ में आ जाएगा। तो जो कांस्टेबल है यहां से कुछ लोगों की ज्वाइनिंग होती है कांस्टेबल से, ये सबसे छोटी पद है। उसके बाद अनुभव लेके वो हेड कांस्टेबल बन जाता है ना। अनुभव लेके फिर वो एएसआई बन जाता है, वो टीआई तक, पुराने लोग जो हैं, बहुत पुराने जो लोग हैं वो टीआई तक भी बने हैं कांस्टेबल से। तो ये कैसे बने? अनुभव लेकर, कुछ अनुभव मिला, अच्छा काम कर दिया, प्रमोशन हो गया। तो ऐसा भी हो जाता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि कई बार कोई व्यक्ति डायरेक्ट एग्जाम देके डायरेक्ट एसआई बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ एमपीएसआई का एग्जाम होता है और एमपीएसआई का एग्जाम देने के बाद डायरेक्ट व्यक्ति एसआई बन जाता है। नए छोकरे एसआई रहते हैं और जबकि जो पुराने बुजुर्ग हैं वो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन पाते हैं। तो देखो ये डिपेंड करता है आपके वर्क पर, आपके वर्किंग प्रोसेस पर कि आप कैसे काम कर रहे हैं। हमारे जो दादाजी थे, हमारे दादाजी जो हैं वो कांस्टेबल से पुलिस में ज्वाइन हुए थे और कांस्टेबल से होने के बाद कुछ ही समय बाद उनका अच्छा काम होने के कारण हेड कांस्टेबल बने, उसके बाद एएसआई बने, एएसआई के बाद वो एसआई बने। कुछ समय में वो खटाखट एसआई तक पहुंचे और एसआई बनने के बाद उन्हें कॉल लेटर आया सीआईडी से। कहां से आया भैया? सीआईडी से। सीआईडी आप जानते ही हैं, है ना। सीआईडी, सावधान इंडिया, ये सब आता है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। जैसे सीबीआई होती है केंद्र के लेवल पर, वैसे ही राज्य के लेवल पर सीआईडी होती है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। वहां से कॉल लेटर आया और वो एसआई से सीधा सीआईडी में पहुंच गए और उनकी जो पूरी जॉब है वो सीआईडी ऑफिस में हुई। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितने बुजुर्ग हैं या कितने कम आयु के हैं, डिपेंड करता है आपके काम करने के तरीके पर, आपका काम कैसा है। अगर आपका काम अच्छा है तो आप कांस्टेबल से सीआईडी क्या, आप सीबीआई और आप रॉ में भी पहुंच सकते हैं अगर आपका अच्छा काम है। जरूरी ये नहीं कि आप काम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप काम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप काम को कैसे करते हैं। बात समझ में आई? तो काम कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे मैंने बताया, एक्सपीरियंस लेके व्यक्ति यहां तक पहुंच सकता है और एग्जाम से डायरेक्ट एसआई भी बन जाता है। वैसे ही सदस्य में होता है, सदस्य अनुभव लेकर अध्यक्ष बन जाता है, लेकिन कई बार डायरेक्ट कोई प्रोफेशनल व्यक्ति होता है, एडवांस लेवल का नॉलेज रखता है, तो उसको डायरेक्ट भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे गवर्नमेंट के ऊपर। अगर वो आयोग राज्य का है तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा,
लेकिन गवर्नमेंट की सिफारिश पर, गवर्नमेंट जैसा कहेगी। और अगर वो बात केंद्र की है, केंद्र का आयोग है, तो नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति करेगा भैया राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट बोलेगी, जो मंत्रिमंडल बोलेगा वो उसकी नियुक्ति कर देगा। बात समझ में आई? एक डाउट और था, मैथ्स का था, स्थानीय मान को लेकर। किसका मान? स्थानीय मान को लेकर। इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, कि भाई प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो प्लेस वैल्यू को मैंने पूरा समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था क्लास लेक्चर में। लेकिन एक बच्चे ने पूछा कि सर कोई भी जैसे अंक है और अगर उसमें दशमलव है, उसमें अगर पॉइंट है, तो इसका स्थानीय मान कैसे निकलेगा? जनरल वे में अगर मैं बताना चाहूं तो आज तक मेरा जितना भी अनुभव है, ज्यादा अनुभव नहीं है लेकिन जितना भी अनुभव है, जितने भी सेट पेपर मैंने देखे हैं, अभी तक कभी भी पॉइंट में स्थानीय मान नहीं पूछा गया है। कभी भी जितने मैंने देखे हैं अभी तक के एग्जाम, उनमें कभी नहीं पूछा गया। लेकिन फिर भी एक लड़के ने पूछा तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं उस कंफ्यूजन को दूर करूं। तो इसमें क्या है, इसमें जब भी आपसे स्थानीय मान पूछेगा तो वो इस अंकों का पूछेगा या फिर इस अंकों का पूछेगा, क्योंकि आपको पता है ये अंक एक अलग वैल्यू है और ये वाले अंक एक अलग वैल्यू है। जैसे रुपए और पैसे आप समझते हो, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 1 रुपए की वैल्यू अलग है, रुपए सारे अलग होंगे और पैसे सारे अलग होंगे। तो वैसे यहां वैल्यू होगी। यहां वो अगर 2 का स्थानीय मान पूछेगा तो 2 होगा, 3 का पूछेगा तो 30 होगा, 4 का पूछेगा तो 40 होगा। इस संख्या में अलग कॉन्सेप्ट चलेगा और यहां अलग चलेगा। 8 का 8 होगा और 1 का 10 हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का अलग अलग स्थानीय मान निकलता है। बेसिकली ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, कभी अभी तक नहीं आया, लेकिन अगर आ जाए तो आप उसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक और डाउट था कि सर वाहक क्या होता है ना? ये आपका पॉलिटी का डाउट था, ये आपका मैथ्स का डाउट था और ये आपका बायोलॉजी का डाउट है। किसका डाउट है भैया? बायोलॉजी का। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा जो डायरेक्ट देख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके, मेरे यूट्यूब में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। जहां जो कंफ्यूजन होगा वो मैं आपको इसी तरीके से माध्यम से, डाउट क्लास के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। देखो, वाहक जो है ये बेसिकली टर्म यूज होती है आपकी किसमें? अनुवांशिक बीमारी में। किसमें भैया? अनुवांशिक बीमारी। अब अनुवांशिक बीमारी क्या है? अनुवांशिक का मतलब होता है पीढ़ी। क्या होता है भैया? पीढ़ी। पीढ़ी तो आप जानते ही होंगे, हमारी पीढ़ी अलग है, हमारे पिताजी की पीढ़ी अलग थी, हमारे दादाजी की पीढ़ी अलग थी, हमारे आने वाले बच्चों की पीढ़ी अलग होगी। ये सारी पीढ़ियां अलग अलग होती हैं। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई बीमारी पहुंच जाती है तो उसको अनुवांशिक बीमारी कहते हैं, जेनेटिक डिसीज कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे मान लो हमारे पिताजी या किसी के भी पिताजी को कोई बीमारी थी या उनके पूर्वजों में कोई बीमारी थी और वही बीमारी लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनुवांशिक बीमारी। बात समझ में आई? ठीक है। तो होता क्या है जनरली कि जैसे मान लो पीढ़ी, ये आपकी पीढ़ी क्या है? 1 है और ये आपकी पीढ़ी 2 है। तो यहां से बीमारी यहां ट्रांसफर होगी। तो जब यहां से यहां ट्रांसफर होगी तो उसे कोई लाने वाला तो होगा, किसी न किसी के माध्यम से आएगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे यहां से एक ट्रक सेव हरियाणा पहुंचाना है, तो जब पहुंचाना है तो अपने आप तो जाएगा नहीं कि भाई मैंने चुटकी बजाया और सेव वहां पहुंच गया। कुछ ना कुछ वाहक होगा कि भाई ट्रक से ले जाना है, कि गाड़ी से ले जाना है, कि ट्रेन से ले जाना है, कुछ ना कुछ से तो ले जाना पड़ेगा। तो वैसे ही जब पीढ़ी में बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी में जाएंगी या दूसरी से तीसरी में जाएंगी, तो जाने के लिए कुछ ना कुछ वाहक चाहिए होता है। तो अधिकांशतः इसकी वाहक कौन होती है? स्त्री या फीमेल या महिलाएं। अब आप कहेंगे महिलाएं ही क्यों होती हैं? तो आप मुझे बताओ, अगली पीढ़ी को कौन बनाता है? अगली पीढ़ी के बच्चों को जन्म कौन देता है? पुरुष देता है क्या? पुरुष नहीं देता। अगली पीढ़ी को बनाने का वो पूरा जिम्मा जो है वो महिलाओं को होता है। पूरी पीढ़ी जो डिपेंड करती है वो महिलाओं के ऊपर करती है। तो इसलिए जितनी भी अनुवांशिक बीमारी हैं, जितनी तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ बीमारियां जो हैं उनकी जो वाहक हैं वो महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं। जैसे मैंने आपको बहुत सारी अनुवांशिक बीमारी पढ़ाई हैं। जैसे वर्णांधता हो गया, है ना, कलर को पहचान ना पाना, वर्णांधता हो गया, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं जिसको। हीमोफीलिया हो गया, है ना, आपका थैलेसीमिया हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, क्लीफेंटर सिंड्रोम हो गया। ठीक है, ऐसी तमाम तरीके की जो बीमारियां हैं। डायबिटीज हो गया, डायबिटीज आपने देखा होगा कितना है, चल रहा है दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज से
ग्रसित लोग भारत में ही हैं, और ये भारत में लगातार जेनेटिक आगे बढ़ता जा रहा है ना। तो वो कैसे है, इसी तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो जो भी उसका वाहक होता है, मुख्यतः इसका वाहक जो है वो डीएनए होता है। क्या होता है भैया, डीएनए होता है। वो डीएनए में कौन होता है, जीन होता है। अब जिनको डीएनए जीन समझ में नहीं आ रहा, क्लास डली है बायोलॉजी प्लेलिस्ट में, जाके देख लो। तो डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है, यही ट्रांसफर होता है। वो डीएनए में जीन पड़ा होता है, इसी जीन में वो सारे सूत्र निहित हो जाते हैं उस बीमारी के, और वो अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। इसी को हम वाहक कहते हैं, मतलब ले जाने वाला। तो आई होप ये तीनों डाउट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कोई डाउट है तो आप मुझे यूट्यूब के वीडियो में, उसी वीडियो में नीचे कमेंट करके लिख देंगे, वो कमेंट में डायरेक्ट पढ़ लेता हूं, और सारे कमेंट पढ़ के मैं उसका जो भी सॉल्यूशन है वो आपको वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से, देखो कमेंट के माध्यम से हो सकता है, जैसे आपने फैक्चुअली पूछा कि सर विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो चोटी है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं, तो वही मैं आंसर दे दूंगा। आपने पूछा कि भाई फाउंटेन पेन के खोजकर्ता, आपने पूछा कि बिजली का आविष्कार किसने किया, बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो वहां मैं लिख दूंगा, समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ टॉपिकों को समझना चाहते हैं, जो चीज़ आपको दिक्कत देती है, तो उसके लिए मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो कमेंट में समझाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अच्छा वीडियो लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।